हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रेलवे ट्रैकमैन जॉब में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रेलवे में मिलने वाली चार्ज शीट के बारे में। तो दोस्तों, रेलवे में जो ज़्यादातर जो फेमस चार्ज शीट है वो दो ही प्रकार की होती है। एक होती है SF11 और एक होती है SF5। तो आज हम इन्हीं दोनों चार्ज शीट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कैसे मिलती है, कब मिलती है, चार्जशीट मिली है तो उसका आपको आंसर देना है या नहीं देना है, आंसर देंगे तो क्या होगा, नहीं देंगे तो क्या होगा, और क्या क्या इसमें पेनल्टीज़ होती है, क्या क्या इसमें आपको दंड मिलता है, और उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में आज आपसे बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं, अगर आप नई भी हैं और आपका कोई जानने वाला है या फ्यूचर में आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लग रही है और तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि आगे जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा बेसिक पहला क्वेश्चन है कि आपकी जो चार्ज शीट है वो मिलती कब है। तो दोस्तों, अगर आपको बता दूं, चार्ज शीट जो हमें रेलवे में दी जाती है, तो अगर हम रेलवे में एम्प्लॉय हैं, ड्यूटी करते हैं, तो अगर हम रेलवे के प्रति वफादार नहीं हैं, मतलब एक तरीके से जैसे बोलते हैं रेलवे के प्रति हम अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, या रेलवे को हमने कोई नुकसान पहुंचाया है, और या फिर हम बिना बताए अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं, अनऑथोराइज एब्सेंट रहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों हमें चार्ज शीट दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं चार्जशीट। सबसे पहले बात कर लेते हैं SF11 के बारे में कि SF11 चार्जशीट क्या होती है। देखिए दोस्तों, SF11 क्या है। SF11 एक बहुत माइनर चार्जशीट है। इसमें क्या है, आपको ज़्यादा बड़ा दंड नहीं दिया जाता। इसमें आप अनुपस्थित होते हैं, बिना बताए अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित होते हैं, और या आपने रेलवे के साथ मतलब जिससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ हो, या आपने अभद्रता व्यवहार किया हो किसी के साथ, अधिकारी के साथ या कैसे, तो उस केस में आपको SF11 चार्जशीट दी जाती है। नॉर्मली एब्सेंट होने पर भी आपको SF11 चार्जशीट दे दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद करते हैं अपना SF5 के बारे में। SF5 एक मेजर चार्जशीट है जो जिसका बहुत ही बड़ा पनिशमेंट भी इसमें बहुत बड़ी मिलती है। वो कब है, इसमें क्या है, अगर आप रेलवे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हो, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हो, तो इसमें आपको SF5 चार्जशीट दी जाती है। यदि आप बिना बताए 90 दिन से ज़्यादा अपनी ड्यूटी से अनऑथोराइज एब्सेंट रहते हैं, तो भी आपको SF5 चार्जशीट दी जाती है। होता क्या SF5 में और SF11 में, एक बात देख लेते हैं कि SF5 आपका जो होता है, आपको जब SF5 मिलेगी तो उसमें आपकी इंक्वायरी कंप्लीट होनी है। जैसे बोलते हैं, जिसको बोलते हैं DAR रूल, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन एंड अपील रूल। तो DAR आपका होना है, आपकी इंक्वायरी बैठाई जाएगी, आपको इंक्वायरी में जाना है, वहाँ से आपसे पूछा जाएगा। जैसा कि मैंने एक वीडियो डाली है उसमें भी इस बारे में डिस्कस किया है। तो आपकी इंक्वायरी होती है SF5 में। SF11 में इंक्वायरी ज़रूरी नहीं है। SF5 अगर आपको मिलती है तो आपकी इंक्वायरी होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है SF5। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी आपकी SF11 और SF5 के बारे में जानकारी। अब जो बात कर लेते हैं SF11 की पेनल्टीज़ के बारे में, जो आपको इसमें दंड दिया जाता है, वो क्या क्या आपको पेनल्टीज़ मिल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं, नॉर्मली इसमें सबसे पहले तो आपको क्या होता है, नॉर्मली आपको थोड़ा बहुत समझा के कि आप रेलवे के, आपके जो अधिकारी होते हैं सीनियर लोग, वो आपको समझाएंगे आप रेलवे के प्रति जिम्मेदार नहीं हो, तो आपको थोड़ा सा मतलब आपकी थोड़ी सी निंदा करेंगे आपको। तो ये भी कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा फील कराएंगे कि आप रेलवे के प्रति
जवाबदेह नहीं हो, जिम्मेदार नहीं हो अपने कार्य के प्रति, अपने फ़र्ज़ के प्रति। दूसरा इसमें क्या होता है, दूसरा इसमें आपका इंक्रीमेंट बंद करने का रहता है, कर सकते हैं 1 साल तक का इंक्रीमेंट इसमें बंद कर सकते हैं। और तीसरा इसमें क्या होता है, पास पीटीओ आपके बंद कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम केस में देखा जाए तो SF11 आपकी जो चार्जशीट मिलती है उसमें आपका केवल पास पीटीओ ही बंद किया जाता है ज़्यादातर, कि आपका मतलब कुछ भी संख्या में 2, 4 या 8 जितने भी पास पीटीओ है वो आपके अधिकारी के ऊपर है, वो आपके कितने पास पीटीओ बंद करेगा वो कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो SF11 की ये पेनल्टीज़ हैं। SF11 ज़्यादा बड़ी चार्जशीट नहीं है, मतलब माइनर चार्जशीट में आता है। उसके बाद करते हैं दोस्तों SF5 के बारे में। अब SF5 चार्जशीट आपकी जो है उसमें आपका सबसे पहले तो आपको इंक्रीमेंट ही बंद कर दिया जाता है, और मिनिमम 3 साल का आपका जो SF5 चार्जशीट है उसमें आपका जो इंक्रीमेंट बंद होगा, वो जो शर्त है वो मिनिमम 3 साल का बंद होने की शर्त है। दूसरा इसमें आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। और तीसरा इसमें जो सबसे बड़ा दंड है वो है आपका दोस्तों डिसमिस फ्रॉम सर्विस। ठीक है दोस्तों, आपको रेलवे की सर्विस से बर्खास्त किया जाता है, यानी आप डिसमिस अगर आप हो गए तो आप रेलवे का इन फ्यूचर रेलवे का कोई भी फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये SF5 का सबसे बड़ा पेनल्टीज़ है, डिसमिस फ्रॉम सर्विस। उसके बाद अगर आपको मतलब आप रिक्वेस्ट करते हैं अपने अधिकारी से, तो हो सकता है वो SF5 को माफ़ तो नहीं कर सकते। SF11 माफ़ हो सकती है, SF5 माफ़ नहीं हो सकती। SF5 में इंक्वायरी कंपलसरी होती है। तो रिक्वेस्ट करने के बाद क्या होता है, जो आपका अधिकारी होता है वो हो सकता है आपका जो पेनल्टीज, आपको जो पनिशमेंट देना है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट 3 साल का कम ना करके हो सकता है 1 साल का कम कर दें, या फिर आपको इंक्रीमेंट ना कम करे तो वो पास पीटीओ भी आपके बंद कर सकते हैं। SF5 में भी ऐसा केस हो सकता है अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे अच्छे तरीके से, अच्छे मैनर्स में। ठीक है, और कारण बताएंगे कि मैं किस वजह से एब्सेंट था, जेन्युइन कारण बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंक्रीमेंट 2 टाइप से बंद होता है। पहला टाइप तो इसमें होता है दोस्तों विद फ्यूचर, और एक होता है विदाउट फ्यूचर। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं बिल्कुल सरल भाषा में, जैसा कि आपने देखा ही है। तो विद फ्यूचर का मतलब क्या है और विदाउट फ्यूचर का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, सपोज करिए आपका इंक्रीमेंट अगर विदाउट फ्यूचर किया है, मतलब विदाउट फ्यूचर किया है, तो आपका जो इंक्रीमेंट 1 साल का या 2 साल का जो भी बंद किया है वो नेक्स्ट ईयर जब तक बंद किया है उसके बाद पूरा का पूरा जो पिछला है वो आपको उसमें ऐड होके मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और विद फ्यूचर इफेक्ट में आपको जो इंक्रीमेंट बंद करेगा वो आपको नहीं मिलेगा। आशा करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। सॉरी। तो अगर विद फ्यूचर की बात करें तो आपको जो इंक्रीमेंट आपका कट किया है वो आपको नहीं मिलेगा। और विदाउट फ्यूचर में क्या होता है दोस्तों, आपका जो इंक्रीमेंट 1 साल का या 2 साल का कट किया है या बंद किया है वो आपको नेक्स्ट ईयर जुड़ के मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है विदाउट फ्यूचर। छोटा सा इसका एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए जैसे मैं हूँ अभी, मेरा क्या है, मेरा जो वो है बेसिक पे 18,500 है ग्रेड पे। तो जैसे मेरा अगर इंक्रीमेंट बंद होता है 2 साल के लिए, तो मेरा 2 साल के लिए इंक्रीमेंट लगेगा 19,100 और 19,700, ये हो जाएगा मेरा 2 साल बाद। पर अगर ये 2 साल बाद के लिए बंद होता है, एक तो जाएगा विदाउट फ्यूचर। तो विदाउट फ्यूचर में क्या होगा, ये मुझे दोनों के दोनों इंक्रीमेंट इसमें जुड़ के ही तीसरे साल मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पर विद फ्यूचर में क्या होगा, विद फ्यूचर में जैसा 18,500 है और 2 साल का इंक्रीमेंट बंद कर दिया तो फिर मुझको 18,500 से 19,100 ही जो मेरा बेसिक पे होगा वो मुझे मिलेगा, 19,700 नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये था विद फ्यूचर और विदाउट फ्यूचर के बारे में बात। अब बात करते हैं इसमें कि सर्विस पर, आपकी रेलवे की सर्विस पर मतलब नौकरी पर आपकी कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपको चार्जशीट मिलती है SF5 और SF11, SF5 तो एक माइनर पेनल्टीज़ है तो उसमें थोड़ा इतना इफ़ेक्ट नहीं है ज़्यादा कुछ। पर अगर आपको कोशिश करें कि SF5 ना मिले, SF5 का बहुत बड़ा रोल है आपके
रेलवे की सर्विस में आपका DAR होता है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है। बंदा इसके ऊपर इंक्वायरी बैठी है, कितना अब्सेंट रहा है, क्या क्या गलती इसने की है, वो पूरा का पूरा होता है। तो उससे आपकी सर्विस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे आपको बता दें, आपके ट्रांसफ़र में आपका इफ़ेक्ट पड़ेगा, SF5 अगर मिली है। प्रमोशन में आपका इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आपकी सीनियरिटी जो है वो कम हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। जैसे ही आपको इंक्रीमेंट बंद हो जाएगा तो आपकी सीनियरिटी भी कम हो जाएगी, तो उसमें आपका इफ़ेक्ट पड़ना ही पड़ना है। ऐसा चार्जशीट अगर आपको मिलती है तो सर्विस पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन कमेंट में आया था कि अगर हम चार्जशीट का जवाब नहीं देंगे तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, आप समझ लीजिए कि अभी रेलवे को हटा दीजिए, अभी आप नौकरी में नहीं है। आप समझिए कि आपके ऊपर किसी ने केस किया है और FIR आपकी हो गई है, तो आप क्या करेंगे? पुलिस आएगी, समझे? तो पुलिस आएगी, आपको ले जाएगी, वो मतलब पूछताछ करेंगे। तो आप अपने जवाब में, जैसे कोर्ट में आपको पेश किया जाएगा, तो क्या होता है, जो आपके जज साहब होते हैं वो बोलते हैं ना, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है, अपना कुछ जवाब देना है, आपने देखा भी होगा। तो यही है एक तरीके से आपका जो चार्जशीट मिली है उसका जवाब देने का मतलब यही है कि आपको एक मौका दिया जा रहा है अपनी गलती को, मतलब आपने गलती की है या नहीं की है, आपने गलती की है या नहीं की है, उसका आप जवाब दे सकते हैं। अगर आपने गलती की है, लिखित में, मौखिक में तो नहीं चलेगा, लिखित में आप लिख के दीजिए कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, तो मतलब एक तरीके से जवाब मांगा जाता है, वो आपके लिए सही है, क्योंकि आपको अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है, अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आपको चार्जशीट मिले तो सबसे पहले तो उसका जवाब आप ज़रूर दें, एप्लीकेशन लिख के उसका जवाब देना होता है। अगर आपको जवाब मतलब कैसे लिखते हैं, कैसे जवाब देना होता है, उसके ऊपर उसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कैसे आपको जवाब देना है, क्या क्या उसमें लिखना होता है, ठीक है दोस्तों। और जवाब कितने दिन के अंदर देना होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जवाब देना होता है दोस्तों आपका, जैसे ही आपको चार्जशीट ऑफिस से नहीं, ऑफिस से रिलीज़ कब हुई ये नहीं पता, जब आप रिसीव करते हैं अपने पास रिसीव करते हैं, उससे आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। मान लो आपने 1 तारीख को स्टार्ट की तो 10 दिन का उसका टेन्योर होता है, टाइम पीरियड होता है कि आप 10 दिन के अंदर उसका जवाब दें। तो आप 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में उसका 10 तारीख को भी उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप ये गलती ना करें, अगर आपको चार्जशीट मिले तो आप उसका जवाब जरूर दें लिखित में। हो सकता है आपका जो अधिकारी है वो आपको क्षमा कर दे, SF5 या SF11 में, SF5 में तो नहीं करेगा, SF5 में तो इंक्वायरी कंपलसरी है भाई। SF5 अगर मिली तो ये समझो इंक्वायरी होनी ही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोड़ा सा उसके बारे में, जैसे मेरा अभी इंक्वायरी में क्या क्या होता है, या वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी दोस्तों, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। अभी मेरा भी DR होना है, अभी बाकी है, इंक्वायरी होनी बाकी है, अभी नहीं आया है, जैसे आएगा उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी SF5 और SF11 के बारे में। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आई होगी कि क्या इसमें होता है और क्या क्या इसकी पेनल्टीज़ हैं, कब मिलती है, क्यों मिलती है, तो उस बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको ये जानकारी से रिलेटेड, रेलवे से जानकारी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी और दिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों।